देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर स्वागत है आपका। सर आपने देखा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट और रावजमनी कोर्ट दोनों में सुनवाई तो है ही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हालांकि केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जरूर जारी कर दिया गया है। तो ईडी जिस तरह का जवाब 24 अप्रैल तक देगी, क्या कुछ जवाब देगी, उस पर भी निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकेंगे या फिर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि जब संजय सिंह की जमानत हुई थी, उस समय जब ईडी ने जवाब जो दाखिल किया था, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था और उन्होंने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। तो अब जब ईडी केजरीवाल के मामले में ये अपना जवाब दाखिल करेगी तो क्या कुछ होगा और इस सुनवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रक्रिया के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया ईडी को। अच्छा, ये जरा कल्पना करके बताइए ईडी क्या जवाब देगी। भाई, जो संजय सिंह के मामले में जवाब दिया वही केजरीवाल के मामले में जवाब देगी। क्योंकि अगर पैसे का कोई लेन देन पकड़ा गया, मान लीजिए केजरीवाल के यहां पकड़ा गया होता, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए पकड़े गए होते, हम लोग डिस्कस ना कर रहे होते। हमने कहा भाई ठीक है, 2 करोड़ पकड़े गए। या जब 100 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा जा रहे थे तब पकड़े गए होते, हम बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का पक्ष ना लेते। लेकिन सवाल यह है कि अगर संजय सिंह के केस में कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, अच्छा संजय सिंह का शराब नीति से लेना देना क्या, अरविंद केजरीवाल का शराब नीति से लेना देना क्या। भाई वहां पे तो जो विभागीय लोग हैं काम कर रहे थे और विभागीय अपने काम हो रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, कोई मुझे ये बताए, बुद्धिजीवी बताए, कोई कोई प्रबुद्ध आदमी बताए जो इसको शराब घोटाला कह रहा है। आप ही से शराब घोटाला कह रही हैं, ये घोटाला है कैसे, इसमें क्या घोटाला हुआ। पहली बात, एक नीति बनी, नीति बनाना किसी भी सरकार का अधिकार होता है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो। नीति उन्होंने बनाई, नीति के नियत पे आप ये कहें कि नियत खराब थी। नियत कैसे खराब थी, चलिए बताइए, नियत कैसे खराब थी। अगर ये नियत ये खराब थी कि साहब उतने ही पैसे में 1 बोतल की बजाय 2 बोतल मिलेंगी, तो नियत कैसे इसमें फाइनेंशियल गेन कैसे हुआ। तीसरी बात यह है कि जब महसूस किया गया कि ये नीति जिस उद्देश्य से लाई गई थी वो उससे कोई फायदा, रेवेन्यू तो बढ़ गया। क्योंकि मानिए आप देखिए, खुद सोचिए निधि, अगर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में बॉर्डर हमारे टच होते हैं, अगर दिल्ली में 2 बोतल मिलेंगी, मैं क्या दारू नहीं पीता इसलिए मैं एक विश्लेषण, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह कर रहा हूं, कोई आपका दर्शक ये ना समझे कि मैं दारू के बारे में, शराब के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि दिल्ली में अगर 2 बोतल मिलेगी और हरियाणा और यूपी में 1 बोतल मिलेगी, तो दिल्ली के अंदर सेल बढ़ जाएगी, तो दिल्ली के अंदर रेवेन्यू बढ़ जाएगा। भाई लोग यूपी के जो बॉर्डरिंग एरिया के लोग हैं, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के, वो जाएंगे दिल्ली से खरीदेंगे 1 महीने का स्टॉक और ले जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ गया। तो उनका उद्देश्य था रेवेन्यू को बढ़ाना। अच्छा, नीति बनाना पे अगर आरोप सिद्ध हो सकते हैं और उसको घोटाला कहा जा सकता है, तो ये बताइए किसान आंदोलन, जो आपने किसान कृषि कानून बनाए थे, अगर सही थे तो उसको वापस क्यों लिया, और गलत थे तो बनाए क्यों थे। फिर आपने संसद के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष का मुंह दबा के उसको जबरदस्ती पारित कराया था, उस पे आप जेल के अंदर क्यों नहीं जाने चाहिए। आपका उद्देश्य क्या था, किसानों को परेशान करना। अगर आपका उद्देश्य किसानों को परेशान करना नहीं था, अगर आपका उद्देश्य सही था और आप देश की उत्पादकता को बढ़ाना चाहते थे, तो दबाव में क्यों आए, उन किसानों के दबाव में क्यों आए जो कि किसान को, जिनको आप नक्सलाइट कहते थे, जिन्हें आप टेररिस्ट कहते थे, जिन्हें विदेशी फंडेड कहते थे, जिन्हें अमीर किसानों का जमावड़ा कहते थे, जिन्हें आप कहते थे खालिस्तानी है, उनकी दबाव में आके आपने कानून वापस क्यों ले लिया। अच्छा, और चुनावी बॉन्ड, आपने चुनावी बॉन्ड की नीति बनाई। चुनावी बॉन्ड की नीति में आज की तारीख में सबको पता चल गया है, हिंदुस्तान के 142 करोड़ में जो 15-20 करोड़ बच्चे होंगे जो 3-4 साल से नीचे उम्र के होंगे, 3-4 साल से उम्र के हर ऊपर के लोगों को पता है, चुनावी बॉन्ड मात्र घूस लेने और एक धंधे का और ये बॉन्ड का एक कोरिलेशन था। 100 करोड़ दो, 11,000 करोड़ का ठेका लो।
तुम जो है तुम पैसे वाले हो, तुम्हें जेल के अंदर बंद करेंगे, जेल में बंद करने के बाद तुम्हें हम तब छोड़ेंगे जब तुम हमारे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के किसी का नेता का नाम लोगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई करते हुए उसको असंवैधानिक बता दिया। उस नीति, गलत नीति बनाने के चक्कर में जिसको असंवैधानिक बता दिया, कितने लोग जेल में गए। तो ये चुनावी घोटाला है, ये जो शराब घोटाला है। निधि, किसी दिन आप मुझे कृपा करके बताइएगा, मैं आपको 2 मिनट का चाहे तो आप बताएं, ये घोटाला है क्या, कैसे घोटाला है ये? अच्छा, कानून वापस ले लिया गया, तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, फिर आपने दूसरा प्रश्न उठाया, उन्हें बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का इच्छा है। असली मुद्दा यह है कि एक महीने के बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मैं समझता हूं और जो मैंने दिल्ली की जनता से बात की है, आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे 37%, उसमें से भी आधे ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये 50% पॉपुलेशन उनकी बीजेपी के सपोर्टर्स की कह रही है। और जो लोग बीजेपी के अपोनेंट थे, उनकी संख्या बढ़ रही है, बीजेपी की संख्या कम हो रही है। तो अगर आपने इस उद्देश्य से बंद किया था कि इनके जवान बंद कर देंगे, फायदा नहीं हुआ आपको, उलट किया गया। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईडी वालों ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव हराने के लिए अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। देखिए, बात को जरा गंभीरता से समझिए, क्योंकि इसकी वजह से आज के तारीख में संजय सिंह के उद्बोधन को जिस प्रकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में व्यूअरशिप मिल रही है, लोग संजय सिंह को सुन रहे हैं, जिस प्रकार से भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल से मिले और रोने लगे। आप सोचिए भाई, अरविंद केजरीवाल नीति बनाने के लिए, भाई अगर एक प्रिंसिपल, एक डायरेक्टर अपनी भगवंत मान का जिक्र किया तो मैं उनका वीडियो जो है दिखाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी है। 23 अप्रैल तक अब न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 1 हफ्ता और अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। उसके बाद राउजवेन्नी कोर्ट में सुनवाई होगी और अगले ही उसके दिन ईडी को भी अपना जवाब दाखिल करना है। फिलहाल मैं सर भगवंत मान का वीडियो सुनाना चाहूंगी दर्शकों को। कितनी देर की हुई आपकी? आधे घंटे की मुलाकात थी, 12 से 12:30 बजे। और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है, हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे, और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। सर, ये भगवंत मान है और केजरीवाल से मिलकर वो तिहाड़ जेल में आए, और जाहिर तौर पर जिस तरह से संजय सिंह ने इल्जाम लगाया था
कि अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए किस तरह की चीजें की जा रही है, वहां पर शीशा लगाया गया, फोन से बात कराई जा रही है, जैसे बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी हो। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इतना सख्त कोई क्राइम कर दिया है कि इस तरह से उनके जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, लोगों को मिलने तक ना दिया जा रहा हो? चलिए निधि जी, एक और चीज बताइए, राम रहीम जो हैं, जरा उनके आरोप, उनके कृत्य और अरविंद केजरीवाल के कृत्यों को जरा कंपैरिजन कर लीजिए। मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है, आप बताइए कितना बड़ा अनाचार और अत्याचार है किसी भी पति को, और फिक्टिशियस चार्जेस पे कितने दिनों से बंद कर रखा है, और पत्नी की तबीयत खराब है, और पति भी जब मिलने जाता है तो पुलिस उसके साथ जाती है। मैं ये कहता हूं, चलिए मेरे को कानून के बारे में नहीं पता, जो न्यायालय कहेगा उचित है। आप अरविंद केजरीवाल के हथकड़ी लगा दीजिए, हाथ पैर में हथकड़ी लगा दीजिए। आपको लगता है कि हार्डेंड क्रिमिनल है, मर्डरर है, टेररिस्ट है, तो हाथ और पैर में हथकड़ी लगा दीजिए, और 50 पुलिस वाले उसके आसपास बंदूकधारी रख दीजिए, और उसको मीटिंग एड्रेस करने दीजिए। निधि, अगर आप समझते हैं कि उस आदमी को देश के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है हिंदुस्तान का, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, आप उसको हथकड़ी लगा दीजिए, बेड़ियों से बांध दीजिए, पुलिस लगा दीजिए, भाग ना पाए, लेकिन उसको एड्रेस करने दीजिए पब्लिक को। और मैं लिखित देता हूं कि जिस दिन अरविंद, आज जिस प्रकार से मान साहब ने बताया है, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मिलने के लिए सींकचे बीच में डाल के, और जो उन्होंने कहा कुर्सी, मैं कल्पना कर रहा हूं किस प्रकार की कुर्सी होगी, लकड़ी के फट्टे होंगे, तो वास्तविकता में इस समय देश के अंदर जो ये दृश्य आज भगवान मान ने दिखाया है जनता के दिमाग में, क्योंकि देखिए देश, अगर आप निधि थोड़ा भी रिसर्च करें किसी भी जेल में जाके, 50% लोग ऐसे जेल में हैं, 50% लोग ऐसे जेल में हैं जो बेलेबल ऑफेंस के अंदर जेल में हैं, लेकिन उनका कोई बेल लेने वाला नहीं, क्योंकि घर में कोई है नहीं, कोई उसकी पूछताछ होती नहीं, जेल चला गया, छोड़ दिया, या इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग बेल नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जेल के दो जो लोग, एक प्रताड़ना जिन्होंने अपने जीवन में कभी झेली है, जिन्होंने देखा है कि अगर कोई दोष किया है, कोई सिद्ध हो गया, मान लीजिए मनी ट्रेल मिल गया या कोई ऐसा एविडेंस, आप, अरे जो एक्यूज्ड है उसके एविडेंस पे आप उसको अंदर कर रहे हैं। जैसे अनिल देशमुख को आपने अंदर किया था, 13 महीने तड़पाया था। आप एक प्रकार से, जैसे सोना जो है वो तब उसमें चमक आती है जब उसको तपाया जाता है, लोहा आकार तब लेता है जब उसको तपाया जाता है, जो तपा के फिर उसको आकार दिया जाता है। गलती भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि ऐसे लोगों को या तो आरोप सिद्ध कर दो, आरोप सिद्ध कर नहीं पा रहे, 2-2 साल हो गए, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को 6 महीने रख लिया, कोई कहीं कुछ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे, और उसके बाद जो आप तड़पा रहे हैं, तो आप बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, आप राजनीतिक नुकसान। अच्छा, ये भी कल्पना करें, ये लोग जो कोई भी कर रहे हैं, ये कल्पना करें, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी आज 3 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर किए हैं, कन्हैया कुमार को लड़ाया है, जयप्रकाश अग्रवाल को लगाया है, उदित राज जी को लड़ाया है, 7 सीटें दिल्ली के अच्छे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और सत्ता बदलेगी तो ये अधिकारी जो इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इनका क्या होगा? क्या इनको ये नहीं सोचना चाहिए? क्या इनको संविधान और कानून का साथ नहीं देना चाहिए? क्या किसी निर्दोष आदमी को सताना जो है पाप नहीं है? क्या ये जब भगवान के दरबार में जाएंगे, ऊपर जाके भगवान इनसे ही नहीं पूछेगा कि तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया, तुमने एक निर्दोष आदमी को क्यों सताया? तो ये हो रहा है इस समय, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और बाकी लोग जो सिर झुका के देख रहे हैं, वो सारे जो है वो दोष के पात्र हैं। मुझसे लोग पूछते हैं, दीदी आपसे भी पूछते होंगे, आपके दर्शक पूछते हैं, स्वामी साहब इतनी हिम्मत कहां से लाते हो? अरे मैंने कहा यार, देश के लिए इतना कर्तव्य मेरा नहीं है क्या? इस देश के लिए जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसको आजाद कराने लिए लोग फांसी पे लटके हैं, जेल में बर्फ की सिल्लियों पे लेटे हुए हैं, मैं इस देश की कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए, संविधान का राज स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपने ऊपर इतना भी जोखिम नहीं उठा सकता। अगर मैं जोखिम नहीं उठा सकता तो मुझे अपने को देशभक्त कहने का कोई अधिकार नहीं। जितना अत्याचार अनाचार ये कर रहे हैं, उतने वोट इनके कम होते जा रहे हैं। हर जगह निधि आप कहीं देख लीजिए,
आज कन्हैया कुमार ने पहली मीटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एड्रेस की है। आप देखिए मनोज तिवारी 3 लाख वोट से हारेंगे। राजकोट की सीट पे जैसे कांग्रेस ने परेश धनानी को अपना कैंडिडेट बनाया है, जहां पे राजकोट की सीट सेफेस्ट सीट बीजेपी की मानी जाती थी, वहां भी बीजेपी हार रही है। मुजफ्फरनगर भी हार रही है, कैराना भी हार रही है, सहारनपुर भी हार रही है, मेरठ भी हार रही है। बीजेपी की हालत, और जितना ज्यादा अनाचार अत्याचार करेंगे, ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को जरा याद कर लें जनता ने। और आज की तारीख में जनता जो है उमड़ उमड़ के महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में आ रही है। ये जो हमारी जनता है, देश की जनता है, बहुत बुद्धिमान है और ये परमेश्वर का रूप है। दरिद्र नारायण जो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, ये भगवान के रूप है। इनको कमजोर मत समझिए, इनको मूर्ख मत समझिए, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस प्रकार की जागृति की आवश्यकता है, केजरीवाल को बंद करके बीजेपी वालों ने और ईडी वालों ने उस जागृति को जगा दिया है। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए तो उन्होंने भी काफी सारी दलीलें दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये दलीलें जो है वो संभाल कर रखिए, जब सुनवाई होगी 29 अप्रैल के बाद उसके लिए। लेकिन फिर भी जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल जो कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में की सुनवाई में तेजी लाने की अपील की और कहा कि इस पर 29 अप्रैल से पहले सुनवाई की जाए, 19 अप्रैल को सुनवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले संभव ही नहीं है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संभव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। कम से कम जो गिरफ्तारी की गई है वो चुनाव को देखते हुए की गई है, तो ये ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर फैसला दे। देखिए निधि, होगा क्या, होता क्या है, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जितना लास्ट मोमेंट पे रिलीफ मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, उतना ज्यादा दुखदाई होगा बीजेपी के लिए। 1 महीने पहले छूट जाते केजरीवाल, उतना फायदा ना होता। कल छूट जाते, उतना फायदा ना होता। इलेक्शन के डिक्लेरेशन जिस दिन वोटिंग होनी है, 48 घंटे पहले कन्वेंसिंग बंद होनी है, उसके 48 पहले, जिसे कहते हैं ना एक प्रकार का जो एक शौक होता है, अगर उसके 48 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल छूट गए, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और जिस दिन प्रचार बंद हो जाएगा, उसके 48 घंटे मिल जाएगा, पूरी दिल्ली उमड़ पड़ेगी, पूरा पंजाब उमड़ पड़ेगा। तब तक सहानुभूति इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से ये जनता को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो रिलीफ देंगे। क्योंकि कोई बनी ट्रेल, भाई कोई तो प्रूफ हो यार। ऐसे अगर बिना प्रूफ के लोगों को बंद करने लगे तो जितने भी अमीर आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको, राजनीतिज्ञों को उठा उठा के बंद करोगे और बीजेपी ज्वाइन करा लोगे। अरे कुछ तो प्रूफ लाओ भाई। कल आरोप लगा दूं, मैं किसी पे आरोप लगा दूं, कोई मुझ पे आरोप लगा दे कि 2 करोड़ मांग लिए, मैं निधि पे लगा दूं, इसने फिर कहेंगे, फिर ये नहीं कि साहब कहां मांगे, कैसे मांगे, फोन पे मांगे, कहां मांगे, कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस नहीं है, बस क्योंकि अखिल स्वामी ने एफिडेविट कोर्ट में दे दिया इसलिए निधि तिवारी को अरेस्ट कर लो, या निधि तिवारी ने कहा अखिल स्वामी को अरेस्ट कर लो। अरे यार कोई तो कोलैबोरेशन देख लो, क्या फोन में कोई कन्वर्सेशन हुआ, क्या कोई ईमेल में कन्वर्सेशन हुआ, और नीति बनाने के लिए आप आदमियों को जेल में रख रहे हो। अरे नीतियां तो सरकार बनाएंगी, गलतियां क्या, जितने सरकारी अधिकारी जजमेंट लेते हैं या डॉक्टर्स हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं, 100 ऑपरेशन करते हैं, 99 सही होते हैं, एक में आदमी जो है नहीं वो बचा पाते, तो क्या उसके लिए फांसी लगा दोगे उसको? भाई उसने कोशिश की, उसने नीति बनाई, नीति का उद्देश्य सही था, और ऐसी नीति पहले भी बन चुकी है, यही शराब नीति पहले बन चुकी है, और उसके बाद वापस ले लिया गया। कहीं कोई एविडेंस नहीं है, कहीं कोई प्रूफ नहीं है, और जेल के अंदर डालना है क्योंकि देश के अंदर तानाशाही आ गई है। तो इसका जनता जो है बिल्कुल भरपूर जवाब देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता के विवेक को जागृत कर दिया है सरकार ने, और आज लड़ाई जो है वो जनता बनाम सरकार हो गई।